हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सबने वादा किया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वादे के हिसाब से आज हम लोग 2000 में जो यूपीपीसीएस के पेपर हुए थे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा करने से पहले हम लोग ये बता दें कि हम लोग यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे एक उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम चलता है, जिसमें आपकी कॉपीज़ को विशेषज्ञों के द्वारा चेक की जाएगी जो यूपीएससी के इंटरव्यू और मेंस लिखे हैं। आपको इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ग्राफ्स, केस स्टडी ये सब बनाना सिखाया जाएगा, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। इसमें हमारे पास 2 बैच, मेगा बैच और माइक्रो बैच स्टार्ट चलता है। दोस्तों, अगर आंसर राइटिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम का यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो न्यू बैच स्टार्ट होगा दोस्तों, वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। इसके एडमिशन से संबंधित जो भी जानकारी है दोस्तों, इसको जल्द ही हम लोग साझा कर देंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी वो महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगर हम लोग दोस्तों बौद्ध संगीति पे ध्यान दें तो हमको पता है कि टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। सेकेंड बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ कुंडलवन में हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। सेकेंड के सबाकामी थे। थर्ड के मोगलीपुत्र तीस थे और फोर्थ के वसुमित्र और अश्वघोष थे। अगर हम लोग शासनकाल देखें तो पहला अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था, दूसरा कालाशोक के, तीसरा अशोक के, चौथा कनिष्क के। दोस्तों, शासनकाल को हम लोग याद कर सकते हैं अका अक एक फार्मूले के रूप में। यहाँ पे पहला अ से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग चारों बौद्ध संगीति के बारे में समझ लिए। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है कि घटना, बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं और जो उनको प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता है, तो हम देखें कि जो जन्म है उनका वो कमल एवं सांड के माध्यम से दिखाया जाता है। गृह त्याग उनका घोड़े के माध्यम से, ज्ञान को पीपल एवं बोधि वृक्ष के माध्यम से, निर्वाण को पदचिन्ह के माध्यम से और मृत्यु को उनके स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बेसिकली एक साइड में राजा लिखा है और सेकेंड में राजन लिखा है और ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहले में प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित और अजातशत्रु का नाम है। दोस्तों, जो अजातशत्रु थे इनका संबंध मगध राज्य से था, तो यानी डी का एक सही होगा। तो अगर हम लोग डी के एक को सही करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों दोस्तों गलत हो जाएगा। अब हमारे पास अगला हम लोग ध्यान दें तो प्रसेनजित का संबंध कौशल से था और सी का इस तरह से हो जाएगा 4। तो अगर हम लोग सी के 4 पे जाएं तो सी का 4 केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग थोड़ी सी और जानकारी देखें दोस्तों, तो अजातशत्रु का संदर्भ मगध से था और मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी। प्रसेनजित का संबंध कौशल से था और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। उदयन वत्स राज्य से संबंधित थे और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। प्रद्योत जो कि अवंती से संबंधित थे और इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग
राज्य और राजधानियों के नाम हम लोग देख लिए हैं। पिछली बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन राजधानियों से आया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट इस बार हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी थी, जो कि कश्मीर के इतिहास पे लिखा गया था। जब राज तरंगिणी लिखनी स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो शासनकाल चल रहा था वहाँ पे वो जयसिंह का शासनकाल था। कल्हड़ के बाद इसको जोनराज, श्रीवर और प्रज्ञा भट्ट ने आगे बढ़ाया था। इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जोनराज और श्रीवर का था, तो मुख्य भूमिका इन्हीं का था। दोस्तों हम लोग इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? देखिए मेडुअल में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड से होते हैं। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दोस्तों हम देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नवीन नगरों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। जैसे अगर हम लोग ध्यान दें तो इन्होंने हिसार, जौनपुर जैसे नगरों की स्थापना की। मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों जौनपुर और हिसार ही है। बाकी अगर कोई नगर आता है तो फिरोज शाह तुगलक के नगरों में उनके हर नगर में आगे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका हिसार और जौनपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था पर विस्तृत विवरण दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता वो मोरक्को का मूल निवासी था। मोरक्को का मूल निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के टाइम पीरियड में वो भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में। और एमबीटी इस इब्न बतूता से खुश होकर उनको दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं और बाद में उनको राजदूत बना के चीन भी भेजते हैं। दोस्तों इब्न बतूता ने रेहला नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने डाक चौकियों और गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। तो दोस्तों इस तरह से डाक व्यवस्था के साथ साथ गुप्तचर व्यवस्था का भी वर्णन इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किया है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महमूद गजनी। तो दोस्तों अगर आप देखें कि महमूद गजनी ने जो कॉइन्स चलाए थे उसमें एक साइड में लक्ष्मी जी का चित्र मिलता है और उसमें संस्कृत में उसमें मुद्रा लेख यानी उस पर लिखा गया जो लेख है वो संस्कृत भाषा में है। तो इसका सही उत्तर है महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, इसमें कह रहा है कि सुर्की सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है जौनपुर। हम देखेंगे कि एक सुर्की शासक इब्राहिम थे, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जौनपुर में कई सारी इमारतों का निर्माण कराया था जिनमें मैक्सिमम मस्जिदें थी और इसी वजह से जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। 7th नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि मधुरा विजय जो एक काव्य है उसको लिखने वाली कवित्री कौन थी? तो दोस्तों हम देखें तो इसको लिखने वाली कवित्री का नाम गंगा देवी था। और ये गंगा देवी कुमार कंपन की वाइफ थी। ये गंगा देवी कुमार कंपन की वाइफ थी और ये कुमार कंपन दक्षिण भारत में साउथ में गए थे रामेश्वरम में विजय प्राप्त करने। तो रामेश्वरम में जब उनको विजय प्राप्त हुई थी तो उसे विजय की खुशी में इनकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम की एक काव्य लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारासिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिर-ए-अकबर। दोस्तों दारासिको अपनी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए जाना जाता है
और इसी के कारण उसको लघु अकबर भी कहा जाता था। हम जानते हैं कि अकबर एक सहिष्णु एवं उदार शासक थे, धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे। इसी की वजह से उन्हें के इनको लघु अकबर कहा जाता था। और इसने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दोस्तों बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो जो बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था वो कविंद्राचार्य ने किया था। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड में बनारस और इलाहाबाद से जो तीर्थ यात्रा करता उसको फिनिश कर दिया था, लेकिन जब शाहजहां का टाइम पीरियड आता है तो उसने फिर से उस तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया। उसी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए कविंद्राचार्य बादशाह शाहजहां के पास गए थे। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन दीन इलाही के संदर्भ में है दोस्तों। तो दीन इलाही के संदर्भ में क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने इसको धर्म कहा था? तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो जो दीन इलाही की स्थापना हुई थी वो 1582 में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना 1582 में हुई थी। अक्सर यूपीपीसीएस अरेंज करने के लिए क्वेश्चन जो देती है वहाँ पे दीन इलाही लिख देती है। दीन इलाही बेसिकली दोस्तों क्या गया कि विभिन्न धर्मों की जो अच्छी चीज़ें होती थी, जो अच्छी बातें होती थी, जो अच्छी सीख होती थी, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता था। और इसी के कारण कुछ लोग दीन इलाही को एक अलग धर्म मानते थे। बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू थे। और हम जानते हैं दोस्तों कि दीन इलाही को एक धर्म के रूप में अब्दुल कादिर बदायूनी ने नवाजा था। उन्होंने ही बोला था कि दीन इलाही एक अलग धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है औरंगजेब। हम देखेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड में सर्वाधिक जो मनसबदार होते थे वो 33% यानी हम कह लें 1/3 मनसबदार औरंगजेब के पीरियड में हिंदू हुआ करते थे। ऐसे में इसका सही आंसर है औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राबिया उद दौरनी का मकबरा। एक्चुअली राबिया उद दौरन ये औरंगजेब की वाइफ थी और औरंगजेब ने ताजमहल के तर्ज पर उसकी नकल करनी चाहिए और इन्होंने भी अपनी वाइफ के लिए एक मकबरा बनाया। हालांकि नकल करने के बावजूद भी ये मकबरा ताजमहल कितना सुंदर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यही रीजन है कि इसको द्वितीय ताजमहल कहा गया। अब यहां से मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस दोस्तों हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंगाल का विभाजन। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों तो अगर ये क्वेश्चन ना भी पता रहे तो इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता। हमको पता है कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे डिसीजन लिए थे। उनमें एक डिसीजन ये था कि वो रजवाड़ों से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो हम देखें तो रजवाड़ों से ही संबंधित है हड़प नीति और रजवाड़ों से ही संदर्भित है सहायक नीति, यानी ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो एकदम नहीं होगा। अब बचा दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त और बंगाल विभाजन। तो हमको पता है कि अस्थाई बंदोबस्त जैसे ही उनका बंगाल पे कब्जा हुआ था वो वहीं से बंदोबस्त बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो यानी ये तो ओल्ड हो गया, सॉरी हाँ ये तो सबसे ओल्ड हो गया। तो सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ और हमको पता है ये 1905 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आगे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है कि जो हड़प नीति थी वो डलहौजी लेके आए थे। हम लोग पढ़ते भी हैं डलहौजी की हड़प नीति। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लेके आए थे। कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के लिए काफ़ी फेमस है और सहायक संधि वेलेस्ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें दोस्तों बोले तो सहायक संधि और हड़प नीति है कि हड़प नीति डलहौजी के शासनकाल में आया था और जो सहायक संधि था वो वेलेस्ली के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों की न्यूनतम आय क्या थी ये बताना है। तो दोस्तों सिविल मैरिज एक्ट को ही हम लोग नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो लड़कियों की एज थी वो 14 थी और जो लड़कों की एज थी वो 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों जो मिरातुल अखबार था इसको राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन राय भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, साथ ही साथ वो आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण में है संवाद कौमुदी। और ये संवाद कौमुदी बंगाल में थी, बांग्ला भाषा में थी। साथ ही साथ दोस्तों एक उन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार भी प्रकाशित किया था। तो यानी क्वेश्चन ये मिरातुल अखबार और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग याद कर लिए संवाद कौमुदी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी दो जो फेमस पत्रिका है वो है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। नेक्स्ट, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों दलित वर्गों का संघ जो है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था। आगे हम लोग कुछ और भी अगर अंबेडकर जी के देखें तो 1920 में उन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका निकाली थी। यानी हम लोग देखेंगे तो इनसे दोस्तों ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और बहिष्कृत भारत पत्रिका, ये तीन चीज इनसे संबंधित है। और ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास आई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये 1924 में आई थी और बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी ये 1927 में आई थी। दोस्तों ये ऑर्डर अगर आ जाएगा तो ये इस ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो हम देखेंगे दोस्तों कि गुलामगिरी के लेखक जो है वो ज्योतिबा फुले हैं। दोस्तों ज्योतिबा फुले का संबंध महाराष्ट्र से था। इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन स्टार्ट किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। साथ ही साथ इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की। तो गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज ये दोनों, गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज ये किसका था? तो ज्योतिबा फुले का था। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखें कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व किस बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो। तो दोस्तों यहां पे हम लोग पूरा एक चार्ट ही देख सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियां। तो हम लोग देखेंगे 3 नीति थी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयत वाली, रैयत का मतलब किसान होता है, और महालवाड़ी। रैयत वाली बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। मुनरो रैयतवाड़ी से संबंधित थे और महालवाड़ी से हार्ट मैकेंजी का संबंध था। हम लोग देखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, यानी हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर हम लोग इंडिया बनाएं तो दोस्तों ये इस एरिया में अस्थाई बंदोबस्त था।
एक ही एरिया साउथ में था, तो वो है उत्तर कर्नाटक। यानी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त केवल उत्तर भारत में था, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में भी ये उत्तरी कर्नाटक में अस्थाई बंदोबस्त था। और हम लोग देखें तो मुंबई, मद्रास और असम में रैयतवाड़ी था, यानी साउथ के एरिया में हम लोग कह सकते हैं साउथ में रैयतवाड़ी था। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, इन पे महालवाड़ी था। मैक्सिमम 51% लैंड पे रैयतवाड़ी था, यानी मैक्सिमम रैयतवाड़ी था। उसके बाद से महालवाड़ी था 30%, और लास्ट में 19% अस्थायी बंदोबस्त। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम लोग को अरेंज करना हो तो रैयतवाड़ी, उसके बाद से महालवाड़ी, और उसके बाद से अस्थाई बंदोबस्त। यानी ये ऑर्डर हो गया कि लैंड का, कि कितने परसेंट लैंड पे कितना था। देखिए हम लोग रैयतवाड़ी पे जो था वो मालिकाना हक जो दिया गया था वो किसान को दिया गया था। यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार का था, और महालवाड़ी में जो अधिकार था वो पूरे गांव का, एक पूरी कम्युनिटी का अधिकार था। जो अस्थाई बंदोबस्त था, यहां पे जो राजस्व का उत्तरदायित्व था वो पूरी तरह से जमींदार पे था, और एक फिक्स था। यहां पे रेट फिक्स कर दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी यहां पे किसान को थी, और कर की दर 30 to 50% था यहां पे। और दोस्तों महालवाड़ी में कर की दर 55% तक थी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसान को था, यहाँ पे जमींदार को था, यहाँ पे टोटल था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है इसमें, इसका जो ऑर्डर है, और साथ ही साथ इसमें कार्नवालिस जो लाने वाले थे थॉमस मुनरो और हॉल्ट मैकेंजी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो जो प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी, नियमित, वो रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई थी, और 1881 से ये स्टार्ट हुई थी रिपन के टाइम में। दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व भारत में कुल 6 जनगणनाएं हुई थी। तो पेपर में अभी चूंकि जनगणना हो ही रही है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का गठन किसने किया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है, वीडी सावरकर है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? हमको पता है कि असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 के करीब में, यानी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक खिलाफत मूवमेंट चला था जिसमें कांग्रेस ने इस खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया था। उस समर्थन देने का रीज़न क्या है? तो हम लोग इस रीज़न को देखते हैं। इस रीज़न में कह रहा है कि कांग्रेस को जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो दोस्तों हम बता दें कि खिलाफत आंदोलन का जिन्ना से कोई संबंध नहीं था। तो अगर हम लोग 4 ऑप्शन को कट करें तो सीधा 1 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हम लोग को पता है दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब फिनिश हुआ था तो एक सेवर्स की संधि हुई थी, और इसी सेवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की के सुल्तान के जो राइट्स थे वो सारे राइट्स तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। और इसी की वजह से जो मुस्लिम वर्ग था वो काफ़ी असंतुष्ट हो गया था, और उसी असंतुष्टि का फायदा कांग्रेस ने उठाया हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के पर्पज से और एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के पर्पज से, और इसी के साथ मिला के बाद में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी। वो किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हमको पता है कि दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अधिकारी थे, इनकी रैंक 4 थी। 1920 के करीब में ये आईसीएस अधिकारी बने थे, और इन्होंने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। साथ ही साथ इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। दोस्तों मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है
कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग ये याद रख लेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग स्पेशली लिख भी लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अधिकारी थे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब स्टार्ट में मोहम्मद अली जिन्ना आए थे तो वो काफ़ी अच्छे नेता थे, तो उसी से प्रेरित होकर सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पता है कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसमें वो अध्यक्ष थे। और ये हरिपुरा पूछ रहा है कि हरिपुरा जगह कहाँ पे है। दोस्तों ये हरिपुरा गुजरात में है। हमको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे याद कर लेते हैं कि हरिपुरा में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसी हरिपुरा से संबंध राष्ट्रीय नियोजन समिति का है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया। यंग इंडिया का, तो हम लोग देखेंगे कि जो यंग इंडिया का आरंभ हुआ था वो होम रूल पार्टी ने किया था। हमको पता कि होम रूल पार्टी से संबंध तिलक जी का था और एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट का था दोस्तों। एनी बेसेंट ने ही कॉमनवेल्थ नाम की एक पत्रिका भी इन्होंने चलाई थी और एक न्यू इंडिया नाम की थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, हम देखेंगे कि इसी न्यू इंडिया की जो ये बुक है ये इस बार बीईओ के पेपर में भी आ चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिप्स मिशन है, माउंटबेटन योजना है, कैबिनेट मिशन है और वेवल मिशन है। तो हमको पता है कि दोस्तों कि माउंटबेटन योजना के थ्रू सारा काम हुआ था, तो ये 1947 की है फिनिश, क्योंकि यहीं से हुआ था। अब उसके बाद से हम लोग देखें कैबिनेट मिशन, तो उसके थोड़ी देर पहले, कुछ 1 साल पहले लगभग कैबिनेट मिशन आई थी, यानी 1946 की ये है। तो अगर हम लोग 2 के बाद 3 रखें, सॉरी हाँ 2 के बाद 3 रखें, यहाँ पे हमको तिथि क्रम अरेंज करना है। क्रिप्स मिशन और वेवल योजना बची। तो वेवल योजना कैबिनेट मिशन के 1 साल पहले आई थी 1945 में, और क्रिप्स मिशन तो सबको पता है कि 1942 में आई थी। तो ऐसे में अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन क्योंकि 1942 में है, उसके बाद से 1945 में वेवल योजना, उसके बाद से कैबिनेट मिशन योजना, फिर लास्ट में माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन योजना तो लास्ट में रहेगी। अगर यही इतना पता होता तो भी आसानी से ऑप्शन ए टिक हो जाता। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग याद कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में आया था, और वेवल योजना खुद वेवल ही थे, लेकिन कैबिनेट मिशन भी वेवल के टाइम में आया था। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वेवल के टाइम पीरियड में 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, और वेवल योजना और कैबिनेट मिशन। माउंटबेटन का तो माउंटबेटन है, तो ये याद करना आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन है जो कि 1942 में आई थी, और ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में आई थी। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तो इस बार बीईओ के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आया था। तो यहां पे हमको सुमेलित है बताना है। तो हम लोग ध्यान दें तो तहजीब उल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान का है। सर सैयद अहमद खान इस्लाम से सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक अलीगढ़ मूवमेंट का भी नेतृत्व किया था। आगे दोस्तों जो युगांतर पत्रिका है, यहाँ पे युगांतर, इस युगांतर पत्रिका के जो राइटर थे वो हरदयाल थे। उनका जो प्रकाशन किया था वो हरदयाल ने किया था।
और दोस्तों जो अल हिलाल है इसका मौलाना आजाद ने किया था। दोस्तों इस तरह से हमको 3 इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं के बारे में पता चल गया। अल हिलाल मौलाना आजाद, तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खान, इस बार बीयू के पेपर में ये भी आ गया था। अल हिलाल भी इस बार बीयू के पेपर में आया था। युगांतर इस बार वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है जो कि इस बार हरदयाल ने लिखा था, हरदयाल ने इसका प्रकाशन किया था। दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट को उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को फिर तिथिक्रम के अनुसार अरेंज करना है। दोस्तों हमको पता है कि असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 के करीब हुआ था, जो कि अभी हम लोग खिलाफत आंदोलन की ड्यूरेशन में इसको पढ़ लिए। उसके बाद से खिलाफत आंदोलन चूंकि इसके 1 साल पहले हुआ था, 1 सेकंड दोस्तों, तो 1919 में, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मिल के चला था, तो यानी अब भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ था 1942 में, और आपको पता है 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी आया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1913 में हुआ था, और अगर हमको याद होगा तो गांधी इरविन समझौता भी इसी टाइम पीरियड के बीच में हुआ था। तो दोस्तों अब इसको हमको अरेंज करना आसान है कि खिलाफत आंदोलन को हम लोग सबसे पहले रख देंगे, तो यानी 2 सबसे पहले होगा, तो 2 सबसे पहले होगा, तो ए और डी गया। 2 के बाद से 3, तो 3 हमेशा दोनों जगह पे हो। उसके बाद से ऑप्शन 1 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन सी सही हो गया। इंपॉर्टेंट इसके वायसराय के बारे में दोस्तों देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन यानी ये किस लिए था कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, उनको यहाँ से गो करने के लिए। तो देखिए इसके वायसराय के लास्ट में गो है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और अगर हमको क्रिप्स मिशन के टाइम में कौन सा वायसराय था, अगर हमको ये नहीं याद आता है, अगर हमको ये याद आता था कि क्रिप्स मिशन के टाइम पीरियड में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भी हम लोग वायसराय का सही टिक कर देंगे। आगे आते हैं हम लोग खिलाफत और असहयोग आंदोलन। दोस्तों ये दोनों चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। अभी हम लोगों ने वेवेल का पढ़ा, और इसके बाद से 2 चेम्सफोर्ड का खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। क्योंकि 19 और 20 में एक का भी अगर हमको याद रहा कि खिलाफत किसके पीरियड में हुआ था या असहयोग किसके पीरियड में हुआ था, तो दोनों का टिक सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की को प्रोडक्ट है। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये इरविन के टाइम में हुआ था, तभी यही रीजन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों हमको पता है कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होता। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन थर्ड में फिर नहीं लिया था। तो जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो केटी पाल ने किया था, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व। तो हम लोग दोस्तों भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, केटी पाल ने किया था। हालांकि अब इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस टाइम जो पीएम थे वहाँ के जो कि अध्यक्षता भी कर रहे थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, वो मैकडोनाल्ड थे, और इन्होंने ही 2nd और 3rd की भी अध्यक्षता की है। 31 क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर किसने आक्रमण किया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व। दोस्तों एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो डॉक्टर BM मुंजे ने दिया था, और यह स्टेटमेंट उन्होंने क्रोध में आके दे दिया था। एक्चुअली जो सांप्रदायिक पंचायत, जिसको 2nd गोलमेज सम्मेलन के बाद मैकडोनाल्ड ने पारित किया था, जिसमें दलितों को आरक्षण का प्रावधान था। गांधी जी को यह सोसाइटी में एक तनाव का कारण लगा, और इसका उन्होंने प्रतिरोध किया था, और पूरे समझौता के साथ ये सांप्रदायिक पंचायत फिनिश किया गया था। तो हम लोग इस तरह से पूरे समझौता भी समझ लिए। और डॉक्टर BM मुंजे का ये स्टेटमेंट है, ये हम लोग समझ लिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। दोस्तों सृजन का तो प्रस्ताव खली कुजमा
खली कुछ जमा नहीं रखा था, लेकिन एक नाटकीय ढंग से रहमत अली ने इस शब्द की खोज की थी, पाकिस्तान शब्द की खोज की थी। तो पाकिस्तान शब्द की खोज किसने की थी अगर ये बात आ जाए तो रहमत अली ने की थी। और प्रस्ताव किसने रखा था तो खली कुज्जमा ने रखा था। और जिस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था वो अधिवेशन था लाहौर, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जिन्ना। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम, तो उसको इसका नाम था SS राजपुताना। 34 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। दोस्तों ये स्टेटमेंट करजन का था, और करजन हमेशा से कांग्रेस को लेकर बहुत एग्रेसिव रहे हैं। वो हमेशा कांग्रेस को बुरा भला कहते रहे हैं। एक बार उन्होंने कांग्रेस को नपुंसक भी कहा था, कि उन्होंने कहा था कि मैं इसको नपुंसक बना दूंगा, मेरी ऐसी पॉलिसीज रही हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से अब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो मलनाड है ये आंध्र प्रदेश में ना होके ये कर्नाटक का पहाड़ी एरिया। मलनाड जो है ये कर्नाटक का पहाड़ी एरिया है। और हम लोग को ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर पठार का एरिया सही है, और ये वृश्चिक छाया क्षेत्र भी है। यही रीजन है कि इतिहास में लोग पढ़ेंगे कि शिवाजी के टाइम पीरियड में यहाँ के लोग लड़ाकू होते थे, डकैत टाइप के होते थे। तो ये वृश्चिक छाया प्रदेश था, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती थी। यही रीजन था कि वो लोग इस टाइप का काम करते थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान, तो ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहा कि पंजाब के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया है, उनमें सही कौन है बताना है। कह रहा कि यह भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, तो सही है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रधान क्षेत्र है ये, और इसकी 86% लैंड पे एग्रीकल्चर होती है। हरित क्रांति जब हुई थी तो वो भी इसी रीजन में सर्वाधिक सफल हुई थी, इसलिए यह एक संपन्न राज्य है। कह रहा इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अनुपात सर्वाधिक है, तो सही है दोस्तों, लगभग 29%। जो अनुसूचित जाति है वो पंजाब में है। ऑर्डर में अगर देखें तो पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद से वेस्ट बंगाल, ये अनुसूचित जाति का एक ऑर्डर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो बिहार। हमको पता है कि बिहार में एक कोसी नदी है जो कि बिहार की शोक कही जाती है। अभी रिसेंट में भी इस नदी में उफान आ गया है और बिहार इस वक्त बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी की प्राधान्य है, मतलब मैक्सिमम तो वो मालाबार तट पे पाई जाती है। एक्चुअली लेटेराइट मिट्टी की दोस्तों एक खूबी है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। यह मिट्टी जो है वो काजू, चाय और कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। यही रीज़न है कि मालाबार एरिया में चाय, कहवा ये सब बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना। तो दोस्तों परियोजनाओं पे हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जो तुलबुल परियोजना दोस्तों वो झेलम नदी पे, और ये एक विवादित परियोजना है इंडिया और पाक के मध्य। नेक्स्ट रावी नदी। तो रावी नदी के तट पे दोस्तों थीन बांध है, थीन बांध परियोजना है। और सतलज नदी पे थाइपा झागड़ी। तो रावी नदी के तट पे थीन बांध परियोजना है। और जो सतलज नदी पे जो परियोजना है दोस्तों उसका नाम है नाथपा झाकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले महाराष्ट्र को रख लें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो गया तो बी और सी में से ही कोई एक सही होगा। हम लोग देखिए तो थर्ड ऑप्शन भी
दोनों में सेम है, यानी अब पहले 1 होगा या पहले 4 होगा, बी पे 1 होगा या इनमें से कोई एक सही है। हम देखें तो 4 नंबर पे यूपी है और 1 नंबर पे गुजरात है। तो अगर हम लोग कॉमन सेंस के हिसाब से करें तो हमको पता है कि जो विद्युत उत्पादन होगा वो यूपी से ज़्यादा कहाँ पे होगा, बिहार में होगा। और इस आधार पर अगर हम लोग टिक करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों इस तरह से ये बताने का पर्पज़ ये कि कितनी बार क्वेश्चंस आना जरूरी नहीं होता है, कॉमन सेंस के दम पे हम लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। परिवहन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूपी। यूपी में कुल लगभग 8500 किलोमीटर राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका सही उत्तर यूपी है। 42, अंतरिक्ष यान मैगेलम किस ग्रह पर भेजा गया था? तो दोस्तों मैगेलम मंगल ग्रह पे भेजा गया था, और मंगल ग्रह को हम लोग को पता है कि इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। साथ ही साथ हमको पता है कि फुबोस और डिमोस, फुबोस और डिमोस यह 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। और दोस्तों जो ये मैगेलम यान भेजी गई थी ये यूएसए के थ्रू द्वारा भेजी गई थी। तो मैगेलम यान मंगल ग्रह पे भेजी गई थी, यूएसए के थ्रू भेजी गई थी। इसके 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। 43 क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की भी संभावना है? तो दोस्तों मंगल में है। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक साइड में देश लिखा है और उसके अधिकृत क्षेत्र के बारे में बताना है। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकृत क्षेत्र जो है वो क्रिसमस द्वीप है। तो अगर हम लोग ए का 4 खोजें तो ऑप्शन बी और डी गलत हो जाएगा, ए और सी में से ही कोई सही होगा। दोस्तों आगे हम लोग देखें तो जो ग्रीनलैंड है, दोस्तों वो डेनमार्क का अधिकृत क्षेत्र है, डेनमार्क का अधिकृत क्षेत्र है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन वन सेकंड दोस्तों, एक और 4 हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो सही है दोस्तों। जो विषुवत रेखा था वो 0 डिग्री पे है और वो एक सबसे, और 90 डिग्री ध्रुव होती है और 45 इसकी आधी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ए है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान या मयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री 180 डिग्री जो देशांतर है यह प्रधान या मयोत्तर के साथ मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 47 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है। बेसिकली हम फिर भी जो टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग समझ रहे थे कि कैसे लगाते हैं। बेसिकली जो 15 डिग्री होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है, और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री जो होगा वो 4 मिनट के बराबर होगा। और अगर हम लोग दोस्तों ईस्ट में जाएंगे तो टाइम ऐड होता है। बस हम लोग यही पेपर में क्वेश्चन करते समय बोल जाते हैं कि ईस्ट में जाने पे ऐड होगा और वेस्ट में जाने पे माइनस होगा। तो दोस्तों बस इतनी चीज़ अगर हम लोग याद रखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ईस्ट में 90 डिग्री चले गए तो यानी जो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा वहाँ पे, और तो 90 डिग्री इधर अगर आते हैं यानी ईस्ट में अगर आते हैं तो हम लोग 6 आवर टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 आवर 15 डिग्री पे
तो 19 डिग्री हो जाएगा 15 इंटू 6 इक्वल टू 1 इंटू 6, तो 15 इंटू 6 19 डिग्री और 1 इंटू 6 6 आवर। तो यानी अगर हम लोग 19 डिग्री देशांतर इधर आते हैं ईस्ट में, तो टाइम 6 आवर प्लस हो जाएगा, और इधर 6 आवर जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर 48, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हम कह सकते हैं कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक है? तो ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर की कुल लंबाई 164 किलोमीटर है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कील नहर, दोस्तों कील नहर जो है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, यानी ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पनामा नहर है दोस्तों, वो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सी से जोड़ती है। और सू नहर जो है दोस्तों, ये सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक और ह्यूरन लेक इन दोनों को जोड़ती है। तो दोस्तों एक होमवर्क के तौर पे आप चाहिए तो इनकी मैपिंग देख लीजिएगा। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों अगर हम लोग महासागरीय धाराओं को देखें तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो करारी धारा है वो यहां पे है, और क्वेश्चन में हम लोग अगर ध्यान से पढ़े दोस्तों तो दक्षिणी अटलांटिक की बात किया है, और हम लोग फिगर में अगर दोस्तों देखें तो करारी धारा उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है। तो यहीं से हम बहुत आसानी से सोच समझ के ऑप्शन को सीधा सही टिक कर सकते हैं कि वो करारी धारा है जो वृत्त का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता किसका अधिक है? तो दोस्तों हमको सबसे पता है कि सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक है, 78% के करीब में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का बारी है, उसके बाद से मैग्नीशियम सल्फेट का। तो दोस्तों अगर हम ये ऊपर का 3 याद कर लें तो ऑर्डर करने में भी अगर आ जाएगा, ऑर्डर करने के लिए तो हम लोग ईजिली इसको ऑर्डर में भी कर लेंगे। वैसे डायरेक्टली इसका क्वेश्चन यही आता है कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड है, 78% लगभग इसका रोल है। दोस्तों आर्थिक भूगोल का ये जो क्वेश्चन है, ये पेपर के टाइम इसका डाटा कुछ और था, लेकिन वर्तमान में इसका डाटा कुछ और हो गया है। जैसे अगर हम लोग देखें दोस्तों कि तो थाईलैंड अब प्राकृतिक रबड़ का हो गया है, सॉरी ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसके नीचे है वो क्वेश्चन। तो थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में रहता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। भारत दूध और चाय के उत्पादन में टॉप पे है। इस क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है दूध में अग्रणी कौन होगा? चाइना, सऊदी अरब और थाईलैंड। तो दोस्तों कॉमन सेंस पे अगर जाएं तो भारत ही होगा दूध का अग्रणी, तो यानी बी का तो 2 होगा, और बी का जैसे ही हम लोग 2 टिक करेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे एक पेट्रोलियम वर्ड है, पेट्रोलियम हमको पता है कि वो होगा सऊदी अरब का। तो अगर सी का हम लोग 4 चले जाए तो ईजिली यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ पता रहे या ना पता रहे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों थाईलैंड है, यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ पाई जाती है। अब इस पे एक आगे भी क्वेश्चन आया है, वो हम देख लेंगे। ये जस्ट इसके नीचे वाला ये क्वेश्चन है शायद। देखिए दोस्तों, ये पूछा है कि चीन विश्व में तंबाकू का वृहत्त उत्पादक है। दोस्तों पेपर के टाइम इसका डाटा कुछ और था, लेकिन इस टाइम डाटा ये है
कि तंबाकू और कच्चे रेशम, यहाँ पे हम देखेंगे कि पेपर के टाइम में कच्चे रेशम में कोई और था, लेकिन अब कच्चे रेशम के में अग्रणी देश जो हो गया वो चीन हो गया है। तंबाकू में चीन है तो ये सही है, लेकिन अब चीन कच्चे रेशम के भी उत्पादन में टॉप पे आ गया है। और कभी जो ज्वार के उत्पादन में भारत अग्रणी था, इसकी जगह पे अब यूएसए हो गया है, यानी ज्वार उत्पादन में कौन हो गया, अब यूएसए हो गया है। और सोयाबीन उत्पादन में भी यूएसए है, यानी हम कह सकते हैं कि ज्वार और सोयाबीन इन दोनों के उत्पादन में यूएसए अग्रणी है। और तंबाकू और कच्चे रेशम के उत्पादन में चीन अग्रणी है। तो दोस्तों नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, कथन और कारण का ये क्वेश्चन है दोस्तों कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर औद्योगिकरण हो जाएगा तो नगर अपने आप वहाँ पे उसके चारों तरफ बस जाएगा। विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में आंदोलन है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम देखेंगे कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में नहीं है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी एरिया का हो जाता है तो अन्य जगहों से लोग माइग्रेट करके उसके चारों तरफ बसने लगते हैं और वो नगरीकरण में चेंज होने लगता है। तो उसका स्वयं आंदोलन नहीं है, औद्योगिकरण जरूरी है उसके लिए। तो ऑप्शन रीजन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कथन और कारण का ये क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग जनसंख्या का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, हम लोग जनसंख्या का क्वेश्चन 2012 से लगाना शुरू करेंगे, ताकि वहाँ पे रिसेंट जो 2011 के डाटा है वो सब मिलना शुरू हो। तो हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। 55 भी नहीं लगाएंगे, 56 भी नहीं लगाएंगे, 57 भी नहीं लगाएंगे, 58 भी जनसंख्या पे ही है, इसको नहीं लगाएंगे। 59 पे आते हैं। ये भी पॉपुलेशन का है, जनसंख्या का ही है, इसको भी रहने देते हैं। 60 ये भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी रहने देते हैं। 61 ये भी पॉपुलेशन का है, 62 भी पॉपुलेशन का है। और इस तरह से हम लोग सीधा 63 पे आते हैं। दोस्तों हम लोग पॉपुलेशन की जनसंख्या के क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन हम लोग 2012 से लगाना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमको रिसेंट डाटा मिले, जो वहाँ पे हम लोग याद करें वो पेपर में लिख सकें, कर सकें, इसलिए हम लोग वहाँ पे करेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो हमको पता है कि 14, 15, 16, 17, 18 ये सब समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 19 ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। तो ऑप्शन डी सही है। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था और इस वक्त कोई रिलेवेंट नहीं है, तो इसको नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में दोस्तों। तो हमको पता है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का स्रोत है, तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। हमको पता है कि आर्टिकल 263 में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 263 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 66 क्षेत्रीय परिषदों का सृजन। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ था वो संसदीय कानून के माध्यम से हुआ था, और वो कानून था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उस टाइम में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। बाद में आगे चलकर एक पूर्वोत्तर परिषद बना, यानी 6 हो गए 1971 में। दोस्तों जो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है वो होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है, और उसमें प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ 2 मंत्री भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका अध्यक्ष होम मिनिस्टर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ लिख देगा तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे समझ भी सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 67 धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो हमको पता है कि दोस्तों कि धन विधेयक को आर्टिकल 110 ठीक से डिफाइन करता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका जो अंतिम निर्णय लेता है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दोस्तों 67 हो गया। 68 पे आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन था कि वयस्क होने की जो कानूनी आयु हो गई है वो कितनी हो गई है, 18 ईयर हो गई है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको छोड़ते हैं। 69 भी छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अब स्थिति बदल चुकी है, तो ये 69 भी आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। 70 क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो वो जीवी मावलंकर थे। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। 71 क्वेश्चन, लाभ का पद परिभाषित है तो हम देखेंगे ना ही लाभ के पद को संविधान में ना ही संसद ने किसी ने डिफाइन नहीं किया है। समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन के माध्यम से लाभ के पद को डिफाइन करती है, तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित सीटों का स्थान, तो दोस्तों हम लोग पूरे राज्यसभा की सीटें कैसे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा और डाटा लिख दिए हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 31 है, उत्तराखंड में 3 है, और इसी तरह से हम देखें ओडिशा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है। तो दोस्तों यहाँ से पूरा डाटा याद कर जाना का काम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अब यहाँ पे जो दिया था वो हम लोग अगर याद कर लें, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में इस वक्त 7 सीट है। इनमें दोस्तों आंध्र प्रदेश अगर हम लोग खोलें, छत्तीसगढ़ 2, केरल, कर्नाटक, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, दोस्तों यहाँ पे पूरा डाटा लिखा हुआ है, एक एक इसको लर्न कर जाने का काम है। बेहद इसमें अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 2000 के करीब में क्वेश्चन आए थे, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट तो नहीं है अब, लेकिन अगर थोड़ा भी पुराने ट्रेंड पे जाके इस बार क्वेश्चन बनेगा तो चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आप लोग दोस्तों इसको याद कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, वो सीधा लर्न करने का काम है। लोकसभा में बिहार को अब बिहार की सीटें हैं, तो ऐसे अब क्वेश्चंस और एक बार निकाल के इस गूगल से तो लोकसभा की सीटों का क्या क्या अरेंजमेंट है उसको देख लेंगे दोस्तों। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम किसका नियंत्रण है। तो दोस्तों धन निर्गम पे कर रहा है कि सीएजी का, अधिकृत मंत्री का, भारत के वित्त मंत्री का, तो इनमें से किसी का नहीं। दोस्तों धन पे के निर्गम पे टोटल कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट का है, और ये प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के माध्यम से जो संचित निधि है इस पे पार्लियामेंट टोटल कंट्रोल करती है। तो दोस्तों संचित निधि जो विधि बनाएगी, पार्लियामेंट जो विधि बनाएगी उसी के प्रावधानों के अनुरूप संचित निधि से धन निकाला जा सकता है दोस्तों। यानी संचित निधि पे जो कंट्रोल है वो किसका है, पार्लियामेंट का है, ना कि किसी अन्य का। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को आर्टिकल 253 में दी गई है। यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करवा सकता है, कोई स्टेट मना नहीं कर सकता है आर्टिकल 253 के तहत। नेक्स्ट 76 कि राष्ट्रीय दल, हमको पता है कि ईसी चुनता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, कितने राज्य, तो 4 राज्यों में। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग ये याद कर लेंगे कि 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6%। नेक्स्ट 77, ये बहुत पॉलिटिकल टाइप का क्वेश्चन था तो इसको छोड़ते हैं। 78, भारत एक अस्थाई दलीय व्यवस्था नहीं है। तो हमको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पे कोई अस्थाई दलीय व्यवस्था नहीं है। अत्यधिक संस्था में यहाँ पे संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के जो रूल्स हैं वो ना ही पूरी तरह नम्य है ना ही पूरी तरह अनम्य है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या भारत में तुलनात्मक ज़्यादा है। तो 79 नंबर क्वेश्चन पे जाए दोस्तों। लोकसभा की बैठक समाप्ति की जाती है। तो दोस्तों जो लोकसभा की बैठक की समाप्ति की जाती है वो स्थगन के द्वारा भी की जाती है, विघटन के द्वारा भी की जाती है, सत्रावसान के द्वारा भी की जाती है। लेकिन सत्रावसान दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है, और स्थगन दोस्तों
ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब आता है कि न्याय व्यवस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 81 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो ये 127 आर्टिकल 127 के तहत होती है, और ये तब होती है कोरम पूरा करने के लिए, किसी भी न्यायालय में कोरम पूरा करने के लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 120, हालांकि इसमें पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें आर्टिकल 127 वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे, कि बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये या तो उस टाइम के करेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा उस टाइम पीरियड की क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा कितना था उस टाइम में, उत्तर प्रदेश का बजट कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमी का छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन इकोनॉमी का नहीं है। सीधा हम लोग साइंस पे आते हैं। कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। सौर सेल बेसिकली विद्युत ऊर्जा जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। दोस्तों एक अंतरिक्ष यान है स्पुतनिक और एक अंतरिक्ष यान है एक्सप्लोरर। तो जो स्पुतनिक अंतरिक्ष यान है इसको यूएसएसआर ने, यानी सोवियत संघ ने, और जो एक्सप्लोरर है इसको यूएसए ने अंतरिक्ष में भेजा था। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पुतनिक किसका है और एक्सप्लोरर किसका है? तो हम लोग समझ गए तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए तारे अपनी ऊर्जा नाभ की संलयन से प्राप्त करते हैं, नाभ की विखंडन से नहीं। तो यानी एक ऑप्शन में होगा, चार नहीं होगा। तो एक ऑप्शन में होगा और चार नहीं होगा, तो यानी ये गया और ये गया। अब बचा ऑप्शन 3। तो तारे कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऐसे में ऑप्शन बच गया ए। तो 91 का ए है, तारे अपनी ऊर्जा नाभ की संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन। गुरुत्वीय संकुचन से दोस्तों ऐसे कि जब गुरुत्वीय संकुचन होगा तो तारों के साइज छोट होंगे, और तारों के साइज छोट होंगे तो इनकी जो हीट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था कि नव आविष्कृत ताप उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो वो सिमेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में कई बार रिपीटेड भी हुआ है कि अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक मौत, यानी आर्थिक मौत की हो सकती है, तो वो सामान्य तापमान पर। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या कि सोनार से अल्ट्रासोनिक साउंड रेज, अल्ट्रासोनिक साउंड रेज यानी ध्वनि तरंगे यहां से निकलती हैं और समुद्र की गहराई में जाती हैं, और जिस वस्तु को हम लोग ढूंढते हैं वहां से टकरा के एक प्रतिध्वनि के रूप में वापस आती हैं, और इस तरह से हमको पता चलता है कि वो वस्तु है कहाँ पे, उस वस्तु की महासागर के अंदर पोजीशन क्या है, इसकी हमको पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ये भी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था कि वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में स्थापित हुआ, तो वो कैका था। कैका कर्नाटक में है, हमको पता है नरोरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। दोस्तों इस तरह से 96। अब आते हैं रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों पे। कह कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले रंग की लैंप की बहुत आयत है, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें सोडियम का यूज करते हैं। सोडियम ये पीले रंग की लाइट थ्रो करती है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, स्वजीवी कह रहा है उत्पादक होते हैं, तो बिल्कुल सही। परजीवी उपभोक्ता होते हैं, तो बिल्कुल सही। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं,
देखिए मृतोपजीवी दोस्तों जो होता है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से। इस चीज को हम लोग ध्यान ध्यान देंगे कि ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों जो तृणभक्षी होते हैं, तो जो तृणभक्षी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एग्जाम्पल खरगोश। तो ऑप्शन डी इसका सही है, यानी यही सुमेल नहीं कर रहा है, ये गौण उपभोक्ता नहीं प्राथमिक उपभोक्ता है। वृक्ष की आयु वर्षों का निर्धारण की जाती है, तो दोस्तों ये आसान सा क्लास 6 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वलयों की संख्या के आधार पे। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अणु और उपस्थित तत्व के बारे में। तो हमको पता है दोस्तों कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें लोहा पाया जाता है, आयरन, यानी बी का 4, और बी का 4 देखिए तो हम लोग यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें विटामिन B12, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी ए का 2, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे हम लोग देखें तो पीतल में तांबा पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी के लिए क्लोरोफिल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? तो दोस्तों जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो रही है तो सांस की गति बढ़ जाएगी, ताकि जितनी हमको ऑक्सीजन चाहिए वो उस टाइम पीरियड में हमको पूरा हो सके, यानी अपनी ज़रूरत का ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए हमारी सांस की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन पे आते हैं, असुरक्षित पेयजल के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो हम लोग देखें एड्स तो दोस्तों ये पेयजल से नहीं होती है। नेक्स्ट मलेरिया हमको पता है कि ये असुरक्षित पेयजल से होती है। और नेक्स्ट इस टाइप का कोई ऑप्शन और कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं हम लोग। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है, तो दोस्तों ये सही है। यही क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मलेरिया के उपचार में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो सिनकोना की छाल। कह रहा है जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो क्या है? तो वो क्लोरोक्विन है। दोस्तों अब एक कृत्रिम औषधि आ गई है क्लोरोक्विन, वरना पहले सिनकोना की छाल से मलेरिया ठीक की जाती थी, अब क्लोरोक्विन से की जाती है। 103, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरी लवक कहलाता है पाया जाता है, तो नहीं दोस्तों इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, यानी कारण कथन इसका सही है और कारण इसका गलत है। 104 नंबर पे जाते हैं, ये गोल्डन राइस पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ता के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितना किसानों के लिए, यानी ये बता रहे हैं कि ये उपजाने वाले और खाने वाले दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाला बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीव डाला जाता है। यह हमारे शरीर में क्या होता है कि विटामिन ए, ये हमारे शरीर में विटामिन ए बनाता है, तो यही रीज़न है कि ये उपभोक्ता के लिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये मार्केट में महंगे प्राइस में बिकता है इसलिए किसान के लिए इंपॉर्टेंस है। अगर इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये। अब कथन और कारण की व्याख्या भी इसलिए करता है क्योंकि इसी बीटा कैरोटीन जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये विटामिन ए बनाता है, इसलिए कथन और कारण इसका दोनों सही है। 105, कौन सा ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है? कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जाता? तो ट्रांसजेनिक का मतलब बेसिकली होता है दोस्तों कि जिसमें जीन को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन क्लोन में कोई जीन ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोन तो एक टाइप का नकल यानी प्रतिरूप होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। 106 पाते हैं कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाली सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो वो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर है।
Y2 की समस्या दोस्तों ये बेसिकली कंप्यूटर प्रॉब्लम है, कंप्यूटर से संबंधित समस्या है। बस इतना चीज़ हम लोग याद रख जाए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस इतनी ही याद रखना है कि Y2 की समस्या का संबंध कंप्यूटर से है। दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो ऑक्सीजन चक्र में होती है, बिकॉज कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसमें सनलाइट का बड़ा रोल होता है। और हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा की बेहद भूमिका होती है। दोस्तों कह रहे हैं कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? दोस्तों मिनिमम हमको पता है गहरे सागर में। रीज़न है इसका दोस्तों कि गहरे सागर में क्या होता है कि सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, और यही रीज़न है कि इसकी प्रोडक्टिविटी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित पेटी बड़े नगरों की भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। तो दोस्तों सही है कि जो हम लोग हरित पेटी लगाते हैं वो भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक संकल्पना है। कह रहा यह नगर का एक अनिवार्य संगठन है। तो हम लोग देखेंगे हरित पेटी अक्सर हर नगरों में मिल जाएगी, तो इसका कारण भी सही है, लेकिन यही इसकी सटीक व्याख्या नहीं करता है। यानी हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। इसका कारण ये नहीं है कि यह नगर का एक अनिवार्य घटक है। हालांकि कथन और कारण दोनों सही है, बस व्याख्या सही नहीं करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो हमको पता है दोस्तों कि जो स्कैंडिनेवियाई देश होते हैं, जिसमें आइसलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इनमें अम्ल वर्षा सर्वाधिक होती है। और नॉर्वे चूंकि ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। दोस्तों अब यहाँ से सीसेट रीजनिंग के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे। उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन है, तो करेंट का कोई मतलब अब उस टाइम का रहा नहीं। कुछ विविध सेक्शन से क्वेश्चन चले हैं, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेरे को लगा कि 13 ताली लोक नृत्य, तो 13 ताली लोक नृत्य जो है वो राजस्थान का है। कारागम जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु का है। तो कारागम तमिलनाडु का है और 13 ताली राजस्थान का है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपना डिस्कशन पूरा करते हैं। हम लोग जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिया। हम लोग इकोनॉमिक्स के चूंकि इस पेपर के सारे क्वेश्चन करेंट के थे, जिसको डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए इकोनॉमिक्स के पेपर का डिस्कशन नहीं किया गया। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का डिस्कशन नहीं किया गया है। बाकी जीएस के सारे क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को अपने दोस्त और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।